नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका और ईरान की लड़ाई अब एक अंतहीन मोड़ पर आ चुकी है, जहां से डील के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और अमेरिका की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो दुनिया भर के एक्सपर्ट से यह जानने की कोशिश कर रहा है कि इस जंग का समाधान क्या है। सोचिए, दुनिया की महाशक्ति, सुपर पावर, जो आज की तारीख में अपने इतिहास के सबसे बड़े कूटनीतिक संकट से गुजर रहा है, वो भी ईरान की वजह से। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए क्या नहीं किया। कई हफ्तों तक बमबारी की, 45-50 साल से सैंक्शंस लगाए, दुनिया भर से कनेक्शंस काट दिए, ईरान की इकोनॉमी को कुचल डाला। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिका, इजराइल और उसके अलाइज के होने के बावजूद न तो ईरान थका, न रुका, न होर्मुज स्ट्रेट का संकट पूरी तरह खत्म हुआ, न ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर कोई ठोस भरोसा दिया। और अब स्थिति यह है कि अमेरिका को अपना लक्ष्य नामुमकिन नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अमेरिकी सैन्य रणनीतिकार इस युद्ध से बाहर निकलने के लिए, ईरान पर नकेल कसने के लिए बिल्कुल नए और गैर परंपरागत तरीकों की तलाश कर रहे हैं। सीएनएन की एक रिपोर्ट बताती है कि सेंटकॉम के खुफिया अधिकारी ने मिलिट्री एनालिस्ट के एक बड़े समूह को ईमेल भेजा। इसमें कहा गया है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने और उसे सजा देने के लिए नए रचनात्मक और गैर परंपरागत तरीकों की तलाश कर रहे हैं। पेंटागन के एक्सपर्ट्स की ओर से इस तरह की ईमेल भेजकर रणनीतिकारों में क्राउड सोर्सिंग की जा रही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यह साफ तौर पर दर्शाता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान को अमेरिका की शर्तों पर झुकाने के लिए विकल्प खत्म हो चुके हैं। यहां तक कि अमेरिका के भी विकल्प खत्म हो गए और अमेरिका के आइडियाज भी इसी के साथ दी एंड की कहानी पर आते हैं। अब सवाल यह है कि पेंटागन को न्यू ऑप्शंस क्यों चाहिए? तो जवाब इसका यह है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, सारे ऑप्शंस इस्तेमाल कर लिए। क्या क्या किया? लगातार हवाई हमले किए, नतीजा बिल्कुल सीमित रहा। भूमि पर जो परमाणु ठिकाने पूरी तरीके से सुरक्षित है। जमीनी युद्ध का बड़ा जोखिम, लंबा युद्ध अमेरिका को थका सकता है और ट्रंप के राजनीतिक वायदों के खिलाफ। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सेंटकॉम पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स को कनेक्ट करे और इस युद्ध को खत्म करने के कुछ ऐसे विकल्प ढूंढ के लाए जो कारगर भी हो और जो कामयाब भी हो। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्मी है, उसके हथियार है। लेकिन ईरान के सामने यह ताकत, ये आर्मी आधी हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की भौगोलिक बनावट और ईरान की असिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रेटेजी और ईरान का मोज़ाइक डॉक्ट्रिन। अब तो हथियारों के गोदाम भी अमेरिका के खाली हो गए। इस मौजूदा तनाव और सैन्य संघर्ष में अब तक 18 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, 500 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक ईरान को लेकर अमेरिका के सामने कुछ चुनिंदा विकल्प ही बचे हुए हैं। विकल्प क्या है? हवाई हमले का, वो तो अब तक करते आ रहे हैं। चुनौती यह है कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकानों पर सीमित असर होता है या नहीं के बराबर होता है। बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे, बहुत बड़ी चुनौती है, भारी नुकसान का खतरा है, सैकड़ों की संख्या में सैनिक मारे जा सकते हैं। साइबर अटैक करेंगे, पता नहीं असर होगा नहीं होगा, जवाबी साइबर हमलों का जोखिम भी है। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे, लगा रखा है 1979 से अभी तक लगातार लगाया, खुद भी लगाया, यूरोप से भी लगवाया। चुनौती यह है इसका असर बहुत धीमा है और रूस और चीन जैसे देशों के समर्थन से इसका असर बिल्कुल खत्म के बराबर हो जाता है। अब विकल्प क्या है? कूटनीतिक विकल्प है,
तो ईरान के साथ बातचीत करिए। लेकिन ईरान साफ तौर पर कह चुका है कि जंग आपने शुरू की, खात्मा हम करेंगे। ट्रंप के सामने संकट केवल सैन्य नहीं बल्कि राजनीति भी है। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिकी जनता से स्पष्ट वादा किया था कि वह अमेरिकी सैनिकों को विदेशी धरती पर चलने वाले लंबे युद्धों में नहीं झोंकेंगे। ऐसे में ट्रंप के सामने एक बड़ी चुनौती है। उन्हें ईरान पर दबाव भी बनाए रखना है ताकि वो परमाणु हथियार ना बनाए। होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही खोलनी भी है, लेकिन साथ ही किसी बड़े जमीनी युद्ध में फंसना भी नहीं है। तो करे क्या? बहुत सीमित विकल्प इसके बाद आपके पास रह जाते हैं। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। सीधे उनके पास चलते हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजिताभ सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज मीठी बोरवाला थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, ईरान मामलों के जानकार, उनके पास भी चलेंगे। सबसे पहला सवाल मैं विनोद दत्ता जी से पूछना चाहूंगा। विनोद दत्ता जी, अमेरिका और वहां की जो सैन्य यूनिट सेंटकॉम है, जो हेड ऑफिस है सेंट्रल कमांड का, वो दुनिया के रक्षा जानकारों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विकल्प क्या है अब इस जंग से निकलने का। मतलब अमेरिका के पास सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं। कुछ मेहमान कल भी हमारे साथ कनेक्ट हुए थे, कह रहे थे नहीं ये स्ट्रैटेजी है सर, ये अभी बहुत चीज़ें इसमें बदलेंगी, अमेरिका जानबूझ के ये सब कर रहा है, अमेरिका के पास बहुत सारे हथियार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अमेरिका कोई छोटी मोटी ताकत नहीं, उसको हल्के में लेना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अब जब CNN की रिपोर्ट और बाकी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अमेरिका दुनिया भर के रक्षा जानकारों से ये पूछ रहा है कि हम इस लड़ाई से निकले कैसे, इससे बड़ी क्राइसिस कुछ और नहीं हो सकती किसी भी सेना के लिए, किसी भी आर्मी के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए, और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका न तो अब इस सिचुएशन को निगल सकता है ना उगल सकता है, और वो ऐसी कंफ्यूजिंग स्टेट में है कि आप ये देखें, और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। अगर आप देखें वियतनाम में यही किया गया, अफगानिस्तान में जब वो 2 जुलाई को सडनली अपना जो वहां से सब अपना असला छोड़ के जब चला गया, तब भी लोगों ने उसकी काफी मजम्मत की। तो यहाँ भी वही देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसके अगर जो उसकी आर्सेनल है या जो उसके लॉजिस्टिक्स के जो भंडार हैं वो यकीनन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम केवल अमेरिका और ईरान वार को मतलब आइसोलेशन में नहीं देखना है। अमेरिका इन्वॉल्व है यूक्रेन में, अमेरिका इन्वॉल्व है इसराइल के साथ, मतलब उसको सामरिक तौर पे सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका इन्वॉल्व है और भी कई देशों में कई एक्टिविटीज चल रही हैं, जो सबको पता है कि वही किस तरह से, और बिना पैसे दिए, बिना सामरिक संसाधन दिए अमेरिका कुछ भी अचीव नहीं कर सकता है। तो ये अमेरिका के लिए एक ऐसी गले की हड्डी बन गई है जो न तो वो निगल पा रहा है। दूसरी चीज ये है कि यस, यकीनन वो अगर दूसरे जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनसे अगर ये पूछ रहा है कि साहब मुझे क्या करना चाहिए, तो ये अमेरिका की जो लीडरशिप है या जो उसके एडवाइजर्स हैं वो ये बता रहे हैं। पहली बात, न तो वो उनके पास इतना एक्सपोजर है। अब हेक्सेथ साहब को भी आप देख लीजिए, जिस तरह से वो एडवाइस करते हैं ट्रम्प साहब को, ये तो वैसे ही है जैसे यहाँ मतलब वो कहते हैं ना, तुगलकी फरमान वो इशू कर देते हैं। क्योंकि ईरान ने बड़ी सोची रणनीति के हिसाब से इस युद्ध को लड़ा है, क्योंकि उसने एट्रिशन वॉरफेयर को अपनाया है, उसने अपने संसाधनों का जुडिशियस यूज किया है, उसके पास सपोर्ट है रशिया का, चाइना का और भी कई देशों का। क्योंकि आजकल देखिए युद्ध की जो रण कौशल की परिभाषा है या जो रण क्षेत्र की परिभाषा है उसमें काफी चेंजेस आए हैं। आजकल जो लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट वेपन्स हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। कई देश, क्योंकि आजकल कोई भी 2 देश अकेले युद्ध नहीं लड़ते, उसके साथ उसके जितने भी अलाइज होते हैं वो सब जुड़ जाते हैं। तो ये बताता है कि साहब किस तरह से ईरान अब भी मतलब अमेरिका के लिए एक ऐसा नासूर बन गया है कि अमेरिका उसको बिल्कुल एड्रेस नहीं कर पा रहा है। अमेरिका के जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, जो उसकी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन्स हैं, वो इतने स्ट्रेच हो चुके हैं कि वो उसके लिए मेंटेन करना अपने ट्रुप्स के लिए बहुत मुश्किल है। और आप ये देखिए, ईरान जो है वो लो टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जहां अमेरिका उसकी जो मिसाइल्स है दे आर एक्सट्रीमली कॉस्टली मिसाइल्स ही इज फायरिंग।
तो इन सब चीजों को देखते हुए ये ईरान की जो स्ट्रेटजी है उसने अमेरिका को विवश कर दिया है कि वो अब एक कोई ऐसा हल निकाले। लेकिन ट्रम्प साहब के जो मतलब वो जो उनके तुगलकी फरमान हैं या उनके हम्म। स्टेटमेंट हैं वो सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देते हैं, क्योंकि वो एक्स पार्टी डिसीजन ले लेते हैं कि साहब हमारी वार्ताएं हो नहीं, चुकी मुझे है। मुझे और वो जब ब्रिगेडियर साहब, मुझे हैरत इस बात की होती है, कुछ लोग अभी भी इसे अमेरिका का स्ट्रेटेजिक मूव कह रहे हैं। क्या शारदिंदु सर, आपको भी लगता है स्ट्रेटेजिक मूव है? देखिए, मेरा मानना है कि अमेरिका बुरी तरीके से इस युद्ध में फंस गया है। आज की डेट में जिस तरीके से अमेरिका में कंफ्यूजन है और दूसरी तरफ ईरान का जिस तरीके का डिटर्मिनेशन है, वो दिखाता है कि अमेरिका को अब पछतावा हो रहा है और वो किस तरीके से इस युद्ध से निकले समझ नहीं पा रहा है। सेंटकॉम बार बार उनको एडवाइस करता है कि इस युद्ध से निकलने का ABC तरीके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन तो उनकी बात सुनते हैं और तीसरे दिन फिर वो विफल हो जाते हैं। तो जब 2 दिन स्ट्राइक नहीं होती तो पूरे विश्व में एक तरीके का देखिए खुशनुमा माहौल हो जाता है। ऑयल प्राइसेस डाउन हो जाते हैं, कतर के फाइनेंस मिनिस्टर एक्टिव हो जाएंगे, ओमान एक्टिव हो जाएगा और तमाम तरीके की कयास लगाने लगते हैं कि शायद अब बात आगे बन जाए, डिप्लोमेटिक चैनल खुले और युद्ध पे का ये जो सीज फायर है वो आगे तक कंटिन्यू करे। लेकिन फिर एक दिन डोनाल्ड ट्रंप को किक लगता है और फिर वो स्ट्राइक करते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम सारे ब्रिजेस उड़ा देंगे, रेलवे लाइन उड़ा देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा देंगे, इंडिपेंडेंट नेविगेशन होगा, इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं और ग्राउंड पे एक्शन सिफर हो जाता है। तो पूरी तरीके से अमेरिका इस स्टेट में फंस चुका है कि वो कहां से निकले। लेकिन मेरा मानना है कि ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को 28 फरवरी के स्टेट में जाना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये IRGC का जो कंट्रोल है वो एक डेजिग्नेटेड रूट पे कॉमर्शियल वेसल जाएं, इसके लिए वो बार बार इंफेसिस करता है। वजह उसकी एक है कि IRGC स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना सर्विलेंस, इंटेलिजेंस और कंट्रोल बना के रखना चाहता है। टोल कलेक्ट होता नहीं होता वो बात की चीज है, क्योंकि उससे बहुत बड़ा उसको इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। और जो जहां तक न्यूक्लियर इनरिचमेंट की बात है, यूरेनियम इनरिचमेंट करने की बात है, वो आप टॉक टेबल पे बात कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका देखिए आज की डेट में अपने नागरिकों की सुनता है, ये मानना पड़ेगा। वो अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं। उनके ऐसा कहा जाता है जैसा प्रेसिडेंट होंगे वैसे उनके एडवाइजर होंगे। अगर एडवाइजर की आप बात नहीं मानते तो आप अपने जनरल को सैक कर देते हैं। तो इसी वजह से आज की डेट में हेडसेट हो चाहे वो मार्को रूबियो हो, वो डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बोलते हैं, उनको सैक नहीं होना है। वो वही बात बोलते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी लगे या उनके फायदे की। आज की डेट में वो प्रोफेशनलिज्म जो सेंटकॉम का होना चाहिए वो पेपर पे सीमित रह गया है और कोई भी आर्मी इस डिस्टेंस बैटल से ईरान को घुटने पे नहीं ला सकती है। उसके लिए आपको ग्राउंड ऑपरेशन पे जाना पड़ेगा और ग्राउंड ऑपरेशन में बहुत सारी कैजुअलिटी होगी। इसके लिए अमेरिका तैयार नहीं है और उन्होंने कमिटमेंट भी दिया है कि हम अपने ग्राउंड ट्रूथ को कहीं दूसरे देश की धरती पे लंबे समय तक नहीं कमिट करेंगे। और साथ में इकोनॉमिक ड्रेन है। तो आप पूरी तरीके से इस कॉबवेब में फंस गए हैं। इसराइल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। इसराइल अपने सिक्योरिटी का इशू देके आपको इस युद्ध में उलझाए रखा हुआ है और बार बार फोर्स कर रहा है कि आप ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर स्ट्राइक करिए। लेकिन आपने GBU-57 का भी इस्तेमाल करके देख लिया, डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट भी देख लिया, MQ-9 का भी आपने इस्तेमाल कर लिया, कुछ नहीं रिजल्ट निकला। वजह उसकी है कि IRGC ने कमांड को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। जब छोटे तबकों पे लड़ाई लड़ती है, सेक्शन, प्लाटून और कंपनी के लोग मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन लॉन्च करते हैं, तो आपकी बड़ी की बड़ी आर्मी धरी रह जाती। वो हमला करेंगे, भागेंगे, हमला करेंगे, हटेंगे, आपका नुकसान होगा। और आपका सप्लाई चेन, आपका जो कमिटमेंट है, देखिए आपकी एयरफोर्स कमिटेड है, आपकी नेवी कमिटेड है, आपके स्पेशल फोर्सेस कमिटेड है, आपकी मिसाइल रॉकेट ब्रिगेड कमिटेड है। सिर्फ आपके बख्तरबंद गाड़ियां और इन्फेंट्री का कमिटमेंट नहीं है। रेस्ट पाकिस्तान, अमेरिका की पूरी आर्मी ग्राउंड पे कमिटेड दिख रही है और रिजल्ट निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी वजह से पूरा पूरा देखे ऐसा कंफ्यूजन बना हुआ है। मेरा मानना है कि जिस तरीके से आज उनके जो सेक्रेटरी ट्रेजरी है, उन्होंने बोला कि 1-2 दिन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, हम बात के लिए आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। और कतर के भी फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बोला है कि हमारे बहुत एडवांस लेवल की बातचीत हो रखी है। लेकिन ईरान का देखिए कमिटमेंट,
वो वंस फॉर ऑल युद्ध को खत्म करना चाहता है। वो छोटे छोटे पेनी पॉकेट में 10 दिन की लड़ाई खत्म, 15 दिन की लड़ाई खत्म में उसका कोई विश्वास नहीं है, और इस पे पूरा नेशन एक है। वहीं अमेरिका में कंफ्यूजन, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बातें, डिफरेंट तरीके के फोरम के लोग बातें कर रहे हैं। तो इस वजह से दोनों देश में ये दूरियां बनी हुई है, और जितने एलाइज थे अमेरिका के वो सारे के सारे अलग हुए। नेटो कंट्री आपके साथ इस युद्ध में खड़ा होना नहीं चाहता है। आपने साउथ एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री तमाम आपको इस मुद्दे पे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा अमेरिका और इजराइल, यही दो एक कंट्री जो इस युद्ध को कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये मेरा मानना है कि ये खत्म होने की कगार पे आएगा, क्योंकि रिजल्ट निकलता नहीं दिख रहा है विवेक जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां से आप करेंगे क्या? आपके पास अब तो एक जो फेस सेविंग वाला ऑप्शन था वो भी खत्म हो गया। अजताब जी, क्यों अमेरिका इस सिचुएशन में फंसा? क्या इसके पहले वो एग्जिट था, उसके लिए पॉसिबिलिटी थी? देखिए विवेक जी, बहुत अच्छा आपने पूछा। सबसे पहले तो ये हम एक आम कहावत है कि जितना पचे उतना ही खाना चाहिए। अमेरिका ने कुछ ज्यादा खा लिया और अब उसको अपच तो हो ही गया है, वो उसकी बोझ तले दबा ही नहीं है, कुचला जा रहा है। कैसे मैं बताऊं? ये अब वही अमेरिका है जो आया था मिडिल ईस्ट में 1930 के दरमियान ऊर्जा की खोज में। उसको तेल गैस चाहिए था, मिल गया। उसके बाद उसने व्यापार बढ़ाया, उसके बाद उसने और उसकी बढ़ती गई प्रभुत्व बनाने के लिए, उसने दबदबा बनाने के लिए, फिर इजराइल को बिठाने के लिए, इजराइल को बचाने के लिए। तो उसका जो है ना भूख उसकी बढ़ती गई। और ये वही अमेरिका है जो ईरान को 1953 में चुनी हुई वहां सरकार थी, उसको गिराने में मदद किया था। ये वही अमेरिका है जो ईरान में परमाणु रिएक्टर दिया था 1967 में, और आज वो लॉलीपॉप सऊदी अरब को दे रहा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का कहना है कि ईरान के पास तो ऑलरेडी न्यूक्लियर हथियार है, और अब वो सऊदी को देने की बात कर रहा है। भले ही अभी टू बिगिन विद पीसफुल पर्पस के लिए, कल को यूएई मांगेगा, कतर मांगेगा, इजिप्ट मांगेगा, किस किस को आप रोकेंगे? तो हर जगह अमेरिका पहले लॉलीपॉप बढ़ाता है, अपनी साख वहां पे पहले बनाता है, और उसके बाद वहां जब उसको लगता है कि अब ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो वहां वो घुटने की कोशिश करता है, और नहीं तो फिर वो अपने घुटने लगता है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। आप देख लीजिए अमेरिका की नीतियां कितनी गलत रही हैं। आज उसने सऊदी अरब को आप परमाणु हथियार दे रहे हो, आप परमाणु अभी पीसफुल के लिए दे रहे हो, कल को मांगेगा। तो इस तरह से जो नीति रही है उसमें इतनी खामियां हैं कि अमेरिका वो भोग रहा है। कहते हैं कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। आपकी जितनी पैठ है उतना ही तो कीजिए ना। 750 सैनिक ठिकाने आपने दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में खोल लिया है। अब उसको आपको मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए हथियार चाहिए। अब आपके पास नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, युद्ध में हार की नौबत आ पड़ी है। तो इस तरह से कैसे चलेगा? आप बढ़ते जा रहे हैं। न्यू इंपेरियलिज्म का जो नई विस्तारवादी नीति इनकी अमेरिका की है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन था 19वीं 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में इन्होंने अपना स्थान ले लिया और उस एक्सपेंशन मोड में है। अब तो और देख लीजिए, अभी तक तो पहले भी इन्होंने ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूएसएसआर की स्थिति बनी थी, ओवर स्ट्रेच वाली उस स्थिति में फंसते नजर आ रहे हैं। इन्होंने ओवर स्ट्रेच कर लिया। जो बात आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई आप उतना ही पांव पसारिए जितनी बड़ी चादर हो, चादर के बाहर पांव जाएगी तो औकात के बाहर चली जाएगी। तो क्या ये यूएसएसआर भी वाली स्थिति में? देखिए, यूएसएसआर वाली स्थिति में तो यूएसएसआर का विघटन हो गया था उसके बाद, क्योंकि वो ओवर स्ट्रेच में चले गए थे, अपनी सेना को संभाल नहीं पाए। प्रेशर था ब्रिटेन का, अमेरिका का, यूरोप का, नेटो का, उन्होंने मिलकर यूएसएसआर को तोड़ दिया। आज की तारीख में क्या उसी सिचुएशन में अमेरिका, फिरोज मीठी बोरवाला जी? नो, आई थिंक थोड़ा अलग मुद्दा है। बेसिकली बात तो सही है, मगर ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड वाली जो कहानी थी कि 21वीं सदी अमेरिका की होगी, वो कहानी तो 2013 में ही खत्म हो गई थी। तो आज है कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड वर्सेस मल्टीपोलर वर्ल्ड की बड़ी लड़ाई चल रही है, और अमेरिका समझ चुका है कि जो ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस है वो उसके लिए चुनौती है। पेट्रो डॉलर का खात्मा अमेरिका के लिए सुसाइड वाली बात है, इसलिए वो वेस्ट एशिया का तेल, वेनेजुएला का तेल सब लूटने में लगा है। ये वाली परिस्थिति आई है। मगर आज अमेरिका एक इकोनॉमिक पावर रहा नहीं, वो चीन बहुत आगे निकल चुका है। मैन्युफैक्चरिंग बोलो, टेक्नोलॉजी बोलो, चाइना बहुत आगे निकल चुका है। और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो असली
वो पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली जोड़ने का काम कर रहा है, वो स्लो एंड स्टडी आर्थिक रूप से चल रहा है। पोस्ट 9/11 जो वॉर्स अमेरिका ने की, उसमें $8 ट्रिलियन मिनिमम, ब्राउन यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट है, $8 ट्रिलियन का उसने पूरा खर्चा किया है। वही $8 ट्रिलियन चीन ने कहाँ कहाँ लगाया, वो पूरी दुनिया में दिख रहा है। और मिलिट्री रूप से भी वियतनाम की जो लड़ाई थी वो 16 साल चली, अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ, मगर उसका एक रीजनल इम्पैक्ट था। और ईरान वॉर का जो इम्पैक्ट है वो है 1956 में, जो सुएज कनाल में ब्रिटिश जो हारे इजिप्ट के सामने, और उसके बाद जो ब्रिटिश एम्पायर का खात्मा हुआ, वही आज 2026 में हॉर्मुज में अमेरिका का हाल हो रहा है कि यहीं से अमेरिका का एक जो विस्तारवादी एम्पायर वाली जो एजेंडा था वो और भी मतलब यहाँ खत्म, वो हॉर्मुज में वो के पानियों में, वो दरिया में दफन हो जाएगा। ये है ईरान और यहाँ की एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये आखिरी लड़ाई है, वेस्ट एशिया की लिबरेशन की लड़ाई चल रही है। और एक बात बोल दूं, अटलांटिक में बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल आया है, हाउ नेथन्याहू हैज लॉस्ट अमेरिका। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आज इजराइल इतना वीक होते जा रहा है अमेरिका में, जहाँ मिनिमम 7% पूरे अमेरिका में लोग आज इनके खिलाफ है, 80% डेमोक्रेटिक पार्टी में अलग है। और पिछले 20 सालों से जो नेथन्याहू की रणनीति रही अमेरिका में, वो इतना खतरनाक था कि वो बेसिकली अमेरिकन पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहा था। ओबामा को उसने पछाड़ करने की बात की थी। JCPOA जो ओबामा ने बनाया था, वो पार्लियामेंट में जाता है, सेनेट में जाता है और ओबामा के खिलाफ भाषण देता है। तो डेमोक्रेट्स का एक बहुत बड़ा तबका अभी इनके खिलाफ हो चुका है। नेथन्याहू इज बिकम अ प्रॉब्लम एलिमेंट विद इन द कंजर्वेटिव पार्टी इन 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 अमेरिका एज वेल। और अभी जो और ईरान ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, हमारे जो मिलिट्री एक्सपर्ट से सबने सही कहा, ये इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर लड़ी। तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ काम के नहीं, तुम्हारे जो बड़े बॉम्बर्स है तुमने वो डाल दिया, मगर पहाड़ों के, क्योंकि इनका जो ज्योग्राफी है वो इतना इंटरेस्टिंग है, पहाड़ के पहाड़ है, डेजर्ट के डेजर्ट है, और पहाड़ों के नीचे उन्होंने मिसाइल की फैक्ट्रीज बना दी है, और उनका फोर्डो नाटांस भी पहाड़ों के नीचे है। इसलिए बार बार ट्रंप ने बोला कि मैंने इनको न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऑब्लिटरेट कर दिया, जो 12 दिन की जंग थी, और वापस बोल रहा कि भाई न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुझे कोई हल चाहिए। आज मार्को रूबियो का बयान है कि वी आर एजेंडा इज टू डी न्यूक्लियराइज ईरान, वो एजेंडा नहीं है। JCPOA जो ओबामा का अग्रीमेंट था, उस दिशा में आप जाओगे। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहता, उसने बार बार बोला है, उसको बनाना होता तब तक बना लेता। और वैसे नॉर्थ कोरिया ने आज बना के रखा, इसलिए वो नॉर्थ कोरिया सेफ है। क्योंकि नहीं तो अमेरिका के सामने बहुत सारे छोटे देश तो पिट गए, जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया आज भी सेफ है। तो और ईरान का जो अपना अधिकार है 3.67 का बेसिक न्यूक्लियर एनरिचमेंट का, वो अपना, क्योंकि उसके इट इज एन एडवांस कंट्री, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मेडिसिन, सब में इतना न्यूक्लियर एनरिचमेंट लगता है जी। तो आई थिंक ओवरऑल ट्रम्प का जो एग्जिट स्ट्रैटेजी वो ढूंढ रहा है, और वो एग्जिट स्ट्रैटेजी अगर हॉर्मुज को लेकर एक कुछ अग्रीमेंट बनती है और JCPOA पे बात होती है तो बन सकता है। ईरान इज रेडी फॉर अ वॉर, ईरान इज रेडी फॉर डिप्लोमेसी। पेजेश की धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद। आप कह रहे हैं ईरान वॉर के लिए भी रेडी है, लेकिन ईरान डिप्लोमेसी के लिए भी रेडी है। मुझे लग रहा है डिप्लोमेसी वाला प्रेशर है, चूंकि कंट्री का प्रेशर बहुत ज्यादा है। अभी जो खबर आई बहुत लेटेस्ट सिचुएशन में, मेरे पास जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी वो ये है कि हामिद वहीदी को IRGC के जो कमांडर है उनको एक तरह से लीडरशिप का रोल दिया गया है मुश्तबा खामनेई की तरफ से, खास करके अमेरिका से डील करने के लिए, क्योंकि वहां के लोगों में बहुत नाराजगी है पेजेश्कियान और एक और लीडर, उनका नाम अभी थोड़ा सा मिस हो रहा मुझसे, उनसे उनके लिए, यानी कि जो लीडरशिप अभी तक गालिबाफ के लिए जो लीडरशिप अभी तक अमेरिका से डील कर रही थी, उस लीडरशिप के लिए वहां के लोगों में नाराजगी है। इसलिए IRGC कमांडर वाहिदी को शायद आगे किया जा रहा है, फर्दर वो डील करेंगे। तो ये भी एक चुनौती है। वहां के लोग नहीं चाहते कि अमेरिका से हम फौरन डील कर रहे हैं, डील वो होनी चाहिए जो ईरान कहे, तब तो जाके शायद वहां के रिजीम पर थोड़ा सा प्रेशर हल्का हो। विनोद दत्ता जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि ईरान में जितने पावर सेंटर्स हैं, एक कोई कोहेरेंट पावर सेंटर नहीं है, और क्योंकि IRGC इज कॉलिंग द शॉट्स, तो इसीलिए IRGC के जो कमांडर है उनको चुना गया है, बिकॉज जो वो डिसीजन लेंगे या जो जिस तरह की वो वार्ताएं करेंगे, शायद वो ईरान को मान्य हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए, ईरान ने जिस तरह के अपने जो प्रपोजल्स दिए हैं उस पर उसने साफ और वाजे किया है कि साहब जो उसके जौहरी संयंत्र हैं उनको वो छोड़ेगा नहीं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं वो छोड़ेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि ये ऐसे स्ट्रेटेजिक उसके मतलब हाई वैल्यू मतलब टारगेट्स हैं जिनको वो लीवरेज करके
आज पूरे विश्व को वो झुका सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप ये देखिए आईआरजीसी जिस तरह से इस मतलब लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, आईआरजीसी के जो कमांडर्स हैं, पिछली बार जब अटैक हुआ था तो आईआरजीसी के एक सीनियर कमांडर को अमेरिका ने निशाना बनाया था। तो उन्हें मालूम है कि जो सत्ता है या जो सत्ता का जो केंद्र है या जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आईआरजीसी है। तो वो ये चाहेंगे कि साहब आईआरजीसी से बात की जाए, क्योंकि अमेरिका ने कभी ये तवक्को नहीं की थी, इसीलिए उसने वो जैसे क्रिकेट में एक नाइट वॉचमैन होता है, ऐसे मतलब जब मतलब विकेट कोई नहीं खोना चाहता है तो उसी हिसाब से इस्लामाबाद को बता दिया गया था कि साहब आप इसकी मध्यस्थता करें। अब इस्लामाबाद का ना तो कोई स्टेटस है ना कोई स्टेचर है, और तभी मतलब वो कहते हैं ना कि अपना तो उनसे संभल नहीं रहा, अपनी खाना जंगी इतनी हो रखी है अपने देश में, तो वो क्या वार्ताएं करेंगे ईरान के साथ? या क्योंकि ऐसे देश का इंतखाब करना चाहिए था जो मतलब तीनों देश, जो तीनों स्टेक होल्डर्स थे, अमेरिका, ईरान और इजराइल, इनके साथ उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और उसका जो वर्चस्व है वो मानने को तैयार हों। तो सबसे बड़ा जो कार्डिनल मिस्टेक अमेरिका ने ये किया, अमेरिका ने सोचा कि साहब इस्लामाबाद है, एक वेन्यू मिल जाएगी, बाकी तो आपने देखा ही था कि जिस तरह से जो ड्राफ्ट आते थे 10 से 12 की संख्या में आपके पास वहां पर परमानेंट सैन्य बेस हैं, इजराइल मौजूद है, कतर, बहरीन, सऊदी, दुबई, सारे के सारे फ्रेंड कंट्री वहां पर बैठे हुए हैं। उनको लगा कि 2 मिनट का खेल है तो ईरान को 2 मिनट में निपटा देंगे, लेकिन वो असेसमेंट में गलती कर गए। अब मास्टर स्ट्रोक देखिए मुश्तबा खामनेई का। आपने जिस आईआरजीसी के खिलाफ अब तक लड़ाई लड़ी 1979 के बाद से, जो आयतुल्लाह अली खामनेई और उससे पहले खुमैनी, खास करके खामनेई जब आईआरजीसी को लेकर आए थे, अमेरिका और इजराइल की पूरी लड़ाई आईआरजीसी के खिलाफ रही। लेकिन शाहदिंदू सर, अब वही बातचीत थ्रू आईआरजीसी होगी और वाहिदी उसको लीड करेंगे। यहां भी पटकनी दे मारी ईरान ने अमेरिका को। देखिए विवेक जी, मैं इसको थोड़े अलग तरीके से देखता हूं। मेरा मानना है कि हर बार ईरान ने सही स्टेप उठाया है, ये सही नहीं होगा, क्योंकि जनता बहुत बड़े मूड में है कि कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन ना करे। वो एक बहुत अलग किस्म की बात है कि जनता या नहीं थिक रही और मिलिट्री और सरकार को बोल रही कि भाई आपको उस किस्म का फैसला करना होगा। इसलिए अराची और पेजिशकान के खिलाफ भी लोग सड़कों पर उतरे, मतलब वो वाली परिस्थिति है। आई थिंक होगा क्या कि ट्रम्प की कंपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन है बार्गेनिंग वाली, यहाँ से वहीदी को उन्होंने उतारा, क्योंकि अयतोल्ला खामेनेई के असैसिनेशन के बाद आईआरजीसी बिकेम द स्टेबलाइजिंग फोर्स इन, वो भी एक रियलिटी है कि उन्हीं के कारण अयतोल्ला मुस्तफा खामेनेई भी फाइनली उनका चॉइस आईआरजीसी का था। आई ऑल्सो टेंड टू अग्री विद जो भी उन्होंने बात कही कि जुलाई का जो उनको अटैक नहीं करना चाहा, उनको वो टैंकर्स को रोक देना चाहा था, और 14 पॉइंट का एमओयू इतना पक्ष में है ईरान के कि उनको कुछ और तरीके से उसको डील करना चाहिए था। ये क्लियर कट है कि अमेरिका थक चुका है, उसको एग्जिट स्ट्रेटेजी चाहिए। अपर हैंड ईरान का है। मेरा ये भी बोलना है कि हॉर्मुज सेफ था जब तक ईरान था, उसके पहले तो कोई कंट्रोल ही नहीं था। अमेरिका ने आके एक प्रॉब्लम अपने आप के लिए खड़ा कर दिया जो प्रॉब्लम था ही नहीं दुनिया के लिए, कि भाई मैं हॉर्मुज को खोलूंगा। अरे हॉर्मुज बंद ही नहीं था, तुमने एक प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो मेरा मानना है कि ईरान और ओमान दोनों रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल और स्टेबल फोर्सेस है। ईरान ने कभी कोई देश पे हमला नहीं किया है उसके 200 साल की पिछले इतिहास में, और अमेरिका के 250 साल की इतिहास में खाली 16 साल बहुत चैन से रहा है, वरना वो आक्रमण ही करते रहा है। ठीक है ना? तो ईरान और ओमान इस स्ट्रेट को कंट्रोल करेंगे, दोनों की इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े हैं, तो दुनिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर अभी अमेरिकन, फ्रेंच, ब्रिटिश यहाँ डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स आते हैं, तो वो अभी ईरान टॉलरेट नहीं करेगा। वेस्ट एशिया में कोई भी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के बेसिस नहीं होने चाहिए। आपस में एक डिफेंस एग्रीमेंट ये कंट्रीज को करना चाहिए। ये जो तो प्रॉक्सी कंट्रीज है, सऊदी, बिल्कुल बहुत पिन पॉइंट आपने बोला। खामेनेई रिजिम के सामने चैलेंज ये है इशराफ जी की बैलेंस कैसे बिठाएं लोगों के साथ और उधर डेलीगेशन के साथ, कि बीच का एक रास्ता निकल सके, लोगों की नाराजगी भी थोड़ी कम हो जाए और अमेरिका के साथ एक डील का क्लोजर भी मिल जाए। यस विवेक जी, देखिए ये अमेरिका होता कौन है? 10,000 किलोमीटर दूर बैठ के और वो आके यहाँ पे लड़ाई लगवा रहा है। एक जो कहते हैं ना लुतरी लगवाना, तो ये मान ना मान मैं तेरा मेहमान बना हुआ है। भाई आप यहाँ के देशों को, बिल्कुल मैं फिरोज जी की बात से सहमत हूं कि ओमान और ईरान अगर तैयार हो रहे हैं, जिस तरह से भी हो, लेट द जो रीजनल कंट्रीज हैं उनको डिसाइड करने दीजिए। वो पूरी तरह से सक्षम है
उनके बुद्धिमान है, वो अपने डिसाइड करें फ्यूचर को। अमेरिका जो जिस तरह से उसने सारे जहां भी गया है वहां उसने लड़ाई लगा के निकला है और कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाया है। आई थिंक इट इज अ हाई टाइम कि अमेरिका को अब अपनी गिरेबान में झांकनी चाहिए और इस तरह की नीतियों को बंद करना चाहिए, नहीं तो यूएसएसआर वाला हाल होते देर नहीं लगेगा। चाइना से भी उसको सीख लेने की जरूरत है। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। अमेरिका की स्थिति आगे कुआं पीछे खाई वाली है। डूबना तो है ही, अब कुएं में डूबने का फैसला करें या खाई में गिरने का फैसला करें, फैसला ट्रंप को करना होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।